नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास, आधुनिक भारत की बात कर रहे थे। और राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संघर्ष की हमने बात की थी, शुरुआती जो पीरियड था। और इसके बाद अब बात करेंगे भाग 2, जिसमें थोड़ा सा कांग्रेस की स्थापना के बाद बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वराज पार्टी का मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो ये था परिषद में जो काउंसिल थी, काउंसिल में प्रवेश करना था। जानते हैं आप, स्वराज पार्टी की स्थापना जो की थी वो उसमें मोतीलाल नेहरू वगैरह आ जाते हैं आपके। तो परिषद काउंसिल में क्या चाहते थे कि भाई हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, स्वराज पार्टी का मुख्य कार्यक्रम था परिषद में प्रवेश करना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में की थी। क्योंकि उस समय कई लोग थे जो ये चाहते थे कि भाई अंग्रेजों के द्वारा जो ऑफर दिया गया है कि भाई जो तुम्हारी काउंसिल होगी उसमें इलेक्टेड होके आए कि नहीं आए, तो वहाँ पर क्या हो जाती, बहसबाजी हो जाती। कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ नहीं करते। अब जो बोलते हैं कि हमें जाना है तो क्या कर देते, कांग्रेस के अंदर ही एक क्या कर देते, स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने जैसी घटनाओं के बाद स्वराज पार्टी का क्या कर दिया गया था, गठन कर दिया गया था। उनका कहना था हम किसी भी तरीके से अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, या बोल सकते हैं उनकी मदद नहीं करेंगे। कुछ भी ऑफर देते हैं उसे सिरे से नकार देंगे। पर कुछ लोगों को मानना था कि जो भी मिल रहा है अभी ले लो, ठीक है ना। नो चेंजेस, जो अपरिवर्तनवादी जिन्हें बोला जाता है, या पारंपरिक गांधीवादियों ने परिषद प्रवेश के कार्यक्रम की आलोचना की थी कि हम नहीं जाएंगे, और कांग्रेस द्वारा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का पालन करना वो चाहते थे। स्वराजवादी या जिन्हें प्रो चेंजेस बोला जाता है, जो चाहते थे कि हाँ जाना चाहिए बोल के, रचनात्मक कार्यक्रम को परिषद प्रवेश के राजनीतिक कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए। नो चेंजेस के नेता थे जैसे जो गांधी जी के साथ थे, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी आदि। प्रो चेंजेस में थे जैसे CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर, ये सारे क्या थे आपके, प्रो चेंजेस में आते थे। इनमें से क्या असहयोग आंदोलन की विशेषता नहीं है? आर्थिक बहिष्कार प्रचंड और सफलता, बिल्कुल सही। मध्यम वर्ग ने आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया था, नहीं लिया था, मध्यम वर्ग ने भाग लिया ही नहीं था, बहुत बड़ी संख्या में लिया था बोल सकते हैं। या इसके असमान भौगोलिक प्रसार और क्षेत्रीय विविधताओं द्वारा पहचाना गया था, बिल्कुल सही है। गांधी जी सबको साथ लाने में सफल रहे। असहयोग के साथ साथ अन्य गांधीवादी सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे शराब विरोधी अभियानों ने भी क्या सफलता हासिल की थी, ये भी सही है। तो आंसर हो जाता है कौन सा गलत है, मध्यम वर्ग ने आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में क्या लिया था, भाग लिया था। लिखा हुआ है, महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश भर में आयोजित पहला जन आंदोलन था। जब वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने बता दिया था, ये बोल दिया था कि भाई मैं 2 साल में क्या करा दूंगा, भारत को आज़ाद करवा दूंगा। पर वो फिर क्या था, अहिंसात्मक चाहते थे, चोरी चोरा इंसिडेंट के पास वापस लेना पड़ता है उन्हें, ठीक है ना। जो उत्तर प्रदेश में क्या हो जाता है, वो जेल बोल सकते हैं, चौकी फूंक लेते हैं जब लोग। आर्थिक बहिष्कार को भारतीय व्यापार समूह से समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि उन्हें स्वदेशी के उपयोग पर राष्ट्रवादियों के जोर देने से लाभ हुआ। मध्यम वर्ग के लोगों ने शुरुआत में आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में उनके मन में गांधी के कार्यक्रम के बारे में काफ़ी संदेह उत्पन्न हुआ। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, जो कुलीन राजनीतिज्ञों के केंद्र थे, जैसे जगहों पर गांधी जी के बुलावे की प्रतिक्रिया बहुत सीमित थी। किसानों की भागीदारी बड़े पैमाने पर हुई थी, क्योंकि कई सारे किसान आंदोलन हुए थे जिनमें गांधी जी सफल हुए थे। आपका मिनरल मिल्स हो गया, आपका जो मजदूरों से संबंधित, मजदूरों ने बहुत अच्छे से लिया था। चंपारण हो गया आपका, खेड़ा हो गया आपका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसान जुड़ते हैं। हालांकि कांग्रेस वर्ग संघर्ष के खिलाफ थी, लेकिन जनता ने इस संयम को तोड़ दिया। बिहार में उच्च जाति द्वारा जनेऊ धारण करने के मुद्दे पर निचली और उच्च जातियों के बीच में क्या टकराव असहयोग आंदोलन के दौरान समाप्त हो गया था, और दोनों ने मिलकर असहयोग में किया था, भाग लिया था। सामान्य तौर पर किसान जमींदारों और व्यापारियों के खिलाफ हो गए थे। यह आंदोलन संघर्षों के कारण में अंतर के कारण क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में फैला था। इस क्षेत्रीय विविधता के ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अन्य सामाजिक सुधार आंदोलनों को जन्म दिया था। कुछ जैसे इस प्रकार है। बंगाल के मिदनापुर जिले में यूनियन बोर्ड करो के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिल्ला पेरला और पेडानंदीपुरु तालुका में नो टैक्स आंदोलन शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में जहां एक प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन चल रहा था, जवाहरलाल नेहरू ने अन्य आंदोलन के बीच असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। केरल में मालाबार क्षेत्र में चलता असहयोग आंदोलन के खिलाफ के प्रचार में मुस्लिम जो पट्टेदार थे, जिन्हें मोपला कहा जाता था, को उनके किराएदार के खिलाफ उत्तेजित करने में मदद की, लेकिन इस आंदोलन ने एक साधारण रूप ले लिया था। असम में चाय बागान मजदूरों ने हड़ताल पर चले गए थे। आंध्र वन नियमों की अवहेलना से लोकप्रिय हुआ था। पंजाब में अकाली आंदोलन ने असहयोग आंदोलन के अंग के रूप में भ्रष्ट महंतों पुजारियों से गुरुद्वारों के नियंत्रण हथियाने के लिए आंदोलन किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण कर दी थी, ये थी केसरे हिंद, ठीक है ना। पर ये तो उसी टाइम पे ले लेते हैं जो चोरी चोरा जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है तभी लौटा देते हैं, ठीक है ना।
मिली कब थी? तो बोअर युद्ध हुआ था, आप जानते हैं 1899 में, जब यानी कि एम्बुलेंस बोल सकते हैं का इस्तेमाल किया था गांधी जी ने ब्रिटिश जो थे सैनिकों के समर्थन में, दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो उसके लिए दिया गया था केसरी हिंद का बोल सकते उपाधि दी गई थी। लिखा ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण की थी, केसरी हिंद थी। अगर असहयोग आंदोलन की बात करें 1920 से 22 तक चला। सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के, अब देखो ये सितंबर में, तो ये कैसा आपका ये विशेष अधिवेशन होगा, क्योंकि अमूमन क्या होता था, कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे वो लास्ट दिसंबर में होता है, 28, 29, 30 तारीख के आसपास होते थे। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में निकाला सॉल्यूशन निकाला, स्वराज को अपने अंतिम उद्देश्य के रूप में क्या कर दिया था, परिभाषित कर दिया था। आंदोलन की परिकल्पना की गई, तो क्या क्या पॉइंट थे? उपाधि और मानद कार्यालयों को समर्पण और नामांकित कार्यालयों को त्यागपत्र दिया जाए, सरकारी दरबार और आधिकारिक कार्यों में भाग लेने से इनकार करना और वकीलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करना, आम जनता को सैन्य और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए खुद को पेश करने और विदेशी सामानों के बहिष्कार आदि से इनकार करना। शैक्षिक बहिष्कार के अलावा कानून अदालतों का बहिष्कार किया गया था, जो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली और आसफ अली आदि जैसे प्रमुख वकीलों ने अपने क्षेत्रों में आकर्षक प्रथाओं का त्याग कर दिया था। महात्मा गांधी को बोअर युद्धों के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कॉर्प बढ़ाने के लिए केसरी हिंद खिताब से सम्मानित किया गया था। 1899 की बात है, उस समय वो दक्षिण अफ्रीका में थे। इनमें से कौन क्रांतिकारी कार्यकर्ता नहीं था? वी.डी. सावरकर तो थे, सचिन सान्याल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, विठल भाई पटेल नहीं थे। विठल भाई पटेल सरदार पटेल के क्या है, भाई है, बड़े भाई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला। तो लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी ने उनमें से कई को भ्रमित कर दिया था। युवा राष्ट्रवादी ठीक है, युवा राष्ट्रवादी न तो स्वराजवादियों के संसदीय कार्यों के प्रति आकर्षित थे और न ही बिना किसी परिवर्तन के रचनात्मक कार्यों के प्रति वे व्यक्तिगत वीरता करने के लिए अधिक इच्छुक थे। तो उनमें कौन सा आ जाता है क्रांतिकारी में? जैसे राम प्रसाद बिस्मिल आ जाते हैं, सचिन सान्याल, मतलब जो ना ही मॉडरेट्स की तरफ थे ना ही एक्सट्रीमिस्ट की तरफ थे। इनका तीसरा ही था रेवोल्यूशनरी, ठीक, मारो काटो बोल के। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। वी.डी. सावरकर क्रांतिकारी समूह अभिनव भारत से जुड़े हुए थे। विठल भाई पटेल की अगर बात करें, स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे, जो एक क्रांतिकारी समूह नहीं बल्कि एक विधानमंडल के अंदर काम करते थे। मैंने बता दिया, ज़्यादा नाम सुनने को नहीं मिलता। सरदार पटेल के कहते हैं भाई थे। इनमें से कौन अपरिवर्तनवादी का सदस्य नहीं था? ठीक है ना, जो बोल सकते हैं अपरिवर्तनवादी मतलब नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं करना। और एक थे भाई कौन, प्रो चेंजेस, अभी बताया था। तो अभी मैंने बता दिया था इनमें कौन कौन सा आते हैं। राजेंद्र प्रसाद नो चेंजेस, सरदार वल्लभ भाई पटेल नो चेंजेस, सी राजगोपालाचारी नो चेंजेस। नो चेंजेस मतलब गांधी जी की पॉलिसी को मानने वाले, जैसा गांधी जी बोलेंगे वैसे करेंगे। श्रीनिवास अय्यर थे इस तरफ, प्रो चेंजेस की तरफ, ठीक है ना। आपके कौन आ जाते हैं, चित्तरंजन दास आ जाते हैं, आपके मोतीलाल नेहरू इसमें थे। तो लिखा हुआ अपरिवर्तनवादी, ठीक है ना, आपके नो चेंजेस। वह असहयोग आंदोलन की तर्ज पर विधायिका का बहिष्कार जारी रखना चाहते थे कि किसी तरीके से हम विधायिका में भाग नहीं लेंगे, लेजिस्लेशन में भाग नहीं लेंगे। इसमें राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी आदि क्या थे, नेता थे। परिवर्तनवादी चुनाव लड़ना चाहते थे और ब्रिटिश सरकार को भीतर से बाधित करना चाहते थे। दोनों अपनी जगह सही थे, ठीक है ना। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अय्यर जैसे कुछ क्या थे, नेता थे इसमें। उसी कारण क्या होता है, स्वराज पार्टी का गठन कर दिया जाता है 1923 में। और इन्हें क्या बोला जाता है, स्वराजवादी या स्वराज खिलाफत पार्टी। ये कांग्रेस के अंदर ही बनती है, बाद में जाकर उसका फिर से क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है किसमें, आईएनसी में। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो ठीक है, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार बिल्कुल सही, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बिल्कुल सही, सरकारी सामान और उपाधियों का त्याग बिल्कुल सही, तीनों सही है। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष सत्र में कांग्रेस ने पंजाब और खिलाफत की गलतियों को दूर करने और स्वराज की स्थापना तक एक असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। कार्यक्रम में शामिल होना क्या था? सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए, कानूनी अदालतों का बहिष्कार, इसके बजाय पंचायतों के माध्यम से न्याय प्रदान किया जाए, पंचायत फैसला ले, ठीक है ना। विधान परिषदों का बहिष्कार, इस पर कुछ मतभेद थे क्योंकि सी आर दास जैसे कुछ नेता परिषदों के बहिष्कार को शामिल करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के अनुशासन के आगे झुक गए थे। इन नेताओं ने नवंबर 1920 में चुनावों का बहिष्कार कर लिया, पर बाद में जानते हैं स्वराज पार्टी बना दी थी। विदेशी कपड़े का बहिष्कार और उसके स्थान पर खादी का प्रयोग, हाथ से कताई करने का अभ्यास भी किया जाना लगा था उस समय। सरकारी जो सम्मान थे, उपाधियों का क्या त्याग किया गया। दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा शामिल हो सकता था, जिसमें सरकारी सेवा से इस्तीफा और करों का भुगतान न करना शामिल था। आंदोलन के दौरान प्रतिभागियों को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना था, इसलिए खिलाफत जो आंदोलन है उसको भी इससे जोड़ दिया जाता है। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए हर समय अहिंसक रहना था, ठीक है ना, हिंसा नहीं करनी थी। नागपुर जो कांग्रेस अधिवेशन है दिसंबर 1920 में जो मेन था, ये आपने याद रखना। कांग्रेस ने लक्ष्य संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति, शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति के लिए
बदल दिया था। तो नागपुर तो मेन था, नागपुर अगर देखेंगे मेन है। पर अगर आप देखेंगे भाई ये जो कलकत्ता में हुआ कौन सा था, ये विशेष अधिवेशन था कि कब स्टार्ट करना है आपका, क्या बोल सकते हैं बोल सकते हैं आपका एक पूरा खांचा तैयार किया जा रहा था किसका, असहयोग आंदोलन का। चोरी चोरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922 को आप जानते हैं। उत्तेजित भीड़ ने हिंसा ने गांधी जी को क्या आंदोलन वापस लेने के लिए क्या कर दिया था, प्रेरित कर दिया था। तिलक स्वराज कोष का समर्थन करने के लिए उठाया गया था, तिलक स्वराज कोष था, तो ये था भाई आपका रिलेटेड असहयोग आंदोलन से, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं, लिखा असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए तिलक स्वराज कोष का निर्माण किया गया। एनसीएम की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन में 1 साल बाद महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज कोष की घोषणा की थी, याद रखना। किसने की थी, महात्मा गांधी ने। कोष बाल गंगाधर तिलक को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि थी, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए एकत्र करना था। मार्च 1921 में विजयवाड़ा में अपने सत्र में AIC अखिल भारतीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC ने निर्देश दिया कि अगले 3 महीनों तक कांग्रेसियों को धन संग्रह, सदस्यों के नामांकन और चरखे के वितरण पर ध्यान केंद्रित करना है। 1 करोड़ रुपए उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। नतीजतन एक जोरदार सदस्यता अभियान शुरू किया गया और 1 करोड़ सदस्यों के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया गया था। कांग्रेस के सदस्यता लगभग 50 लाख तक पहुंच गई थी। टारगेट्स बड़े थे, 50 लाख भी बहुत होते हैं उस जमाने में। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 में लिया गया था, तो बताया तो दिसंबर में होता आपका असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन करना था। संवैधानिक माध्यमों से स्वशासन नहीं करना था भाई, ये अंग्रेजों के हिसाब से था संविधान उस टाइम पे। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन करना था, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ये 2 सही है। लिखा हुआ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। कांग्रेस पंथ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अब संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति को अपने लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के बजाय कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति का फैसला लिया था। देखो किसकी बजाय, संवैधानिक साधनों के बजाय शांतिपूर्ण और वैध। इस प्रकार एक गैर संवैधानिक जनसंघर्ष के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था, गैर संवैधानिक, क्योंकि संविधान उस समय अंग्रेजों के हिसाब से था। कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन किए गए, जैसे अब से कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों की एक कांग्रेस कार्य समिति, जिसको बोलते हैं CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया गया था उस समय। भाषा आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया जाए, वार्ड समितियों का गठन किया जाए और प्रवेश शुल्क को घटाकर 4 आना कर दिया जाए। गांधी ने घोषणा की कि यदि असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से लागू किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की शुरुआत हो जाएगी, मतलब भारत स्वतंत्र होने के लिए तैयार हो जाएगा। क्रांतिकारी आतंकवादियों के कई समूह, विशेषकर बंगाल के लोगों ने भी कांग्रेस के कार्यक्रम को समर्थन देने का संकल्प लिया था। इस स्तर पर कुछ नेता थे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS खरपड़े और BC पाल ने कांग्रेस छोड़ दी थी, जैसा कि वे एक संवैधानिक और वैध संघर्ष में विश्वास करते थे, ठीक है ना। जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे कुछ अन्य लोगों ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की और राष्ट्रीय राजनीति में एक छोटी भूमिका निभाई। याद रखना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। खिलाफत समिति द्वारा पहले शुरू किए गए असहयोग आंदोलन को कांग्रेस द्वारा अपनाने से इसे नई ऊर्जा मिली और 1921-22 के वर्षों में एक अभूतपूर्व जन उभार देखने को मिला। ये असहयोग आंदोलन जो था ना, इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी आपको देखने को मिलती है। इसके किस अधिवेशन में भाषा आधार, अभी बताया नागपुर अधिवेशन 1920 का कांग्रेस कार्य समिति की स्थापना की गई थी। तो C विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में नागपुर अधिवेशन 1920 में दिसंबर में हुआ। भाषा आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में छोड़ दी थी, याद रखना, ठीक है ना, और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। असहयोग को का संकल्प CR दास द्वारा आगे ले जाया गया। कांग्रेस में शामिल होने के लिए सदस्यता शुल्क 4 आना था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कुछ 4 प्रस्ताव थे, जैसे स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा। गया अधिवेशन 1922 की बात करें, चित्तरंजन दास, तो यहाँ पे लिखा CR दास और अन्य नेताओं ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था इस टाइम पे। और स्वराज पार्टी का क्या करते थे, गठन करते, वही किस चीज़ पे थे, प्रो चेंजेस थे, चेंज चाहते थे कि भाई हम क्या करें, काउंसिल में हमें शामिल होना है बोल के, विधायिका में। लखनऊ अधिवेशन 1916, तो ये आप जानते हैं, यहाँ पर मुस्लिम लीग, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट सारे क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाए। AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। 2 गुटों के बीच एकता चरमपंथी और कांग्रेस के नरमपंथी दोनों मिलते हैं। लखनऊ पैक्ट साइन होता है, सहमति बनाने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या होता है, साइन होते हैं। और इन सबको साथ में लाने का काम होता है, एनी बेसेंट करती है। और बोल सकते हैं इसी के कारण एनी बेसेंट को 1917 की क्या दी जाती है, अध्यक्षता दी जाती है कलकत्ता अधिवेशन की, और पहली महिला बन जाती है एनी बेसेंट, जो अब बोलते हैं कि INC की बनती है, पहली महिला प्रेसिडेंट बनती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अभी बताया था, चित्तरंजन दास।
ठीक है ना। जब क्या हो जाता है कि पंगा फंस जाता है और वो 1923 में किसकी बात कर लेते हैं कि भाई अब हम क्या करेंगे, हमें तो जाना है, ठीक है ना, हमें तो क्या करना है, काउंसिल में शामिल होना है। तब क्या बना देते हैं, एक बोल सकते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। तो लिखा हुआ है उनके संबंधित 17 और वर्षों में राष्ट्रपति की सूची। चित्तरंजन दास, राष्ट्रपति नहीं प्रेसिडेंट बोलेंगे, ठीक है ना, अध्यक्ष। चित्तरंजन दास गया 17 1922, S N बनर्जी पुणे 17 1895, अहमदाबाद 17 1902 में था। राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे सत्र किया था 1934 का। हाकिम अजमल खान ने अहमदाबाद सत्र 1921 का किया था, ठीक है ना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।